हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो डल रही है क्योंकि 7 8 9 दिन तो हो गए। आई थिंक वीडियो कोई डली नहीं है क्योंकि मैं उत्तराखंड में था। और अब मैं ये टॉपिक बता देता हूँ आपको मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर के ऊपर। बट इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि टर्म 2 का सिलेबस करा दीजिए, तो मैं उनको बता दूं कि मैंने 1 से लेके 4 चैप्टर यानी जो राष्ट्रीय आय के जो चैप्टर हैं वो मैं ऑलरेडी डाल चुका था पहले ही, क्योंकि उस कोर्स था ना उसके बाद आया था, तो उससे पहले मैं करवा चुका था, तो वहां पे डला हुआ है। तो जब तक आप 4 चैप्टर कर लीजिए, उसके न्यूमेरिकल कर लीजिए जो मैंने वीडियो में डाले हुए हैं, और उसके बाद अपनी बुक से भी उस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और जो नहीं हो पाता वो मुझसे पूछो। तो आप जब तक 4 चैप्टर करिए तब तक मैं आपको आगे की वीडियोस बना करके दे दूंगा। क्लियर हो गया। होप सो। मैं ये भी मैं ये सोच के बैठा हूँ कि आप सबका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा अब तक, ठीक है ना। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में आपको बना करके दे सकूं। और फिर भी देखो, अगर मान लो जैसा भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह जो है वो आपने नहीं करवाया है, तो बेटा बुक में भी नहीं दिखा मुझे वो। बट फिर भी ठीक है, मैंने 2 सेक्टर यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी के बीच में मैंने वो करवाया, यानी 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह मैंने करवा रखा है, जहां तक मुझे याद है वो मैंने करवाया हुआ वाला पोर्शन, ठीक है ना। दो दो वाला, 3 वाला कोर्स में नहीं है, 4 वाला कोर्स में नहीं है, तो इस बार मैंने वो कराया भी नहीं है आपको। और साथ ही साथ जो 12th क्लास के स्टूडेंट, अगर ये वीडियोस का अगर स्टार्टिंग अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर कोई ऐसा कंटेंट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बुक में मुझे करवाना चाहिए, तो आप कमेंट कर दिया करो। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, हो सके रिप्लाई ना करो बट कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, और उसके हिसाब से फिर मैं लास्ट में एक वीडियो बना करके वो आपको जो छूटा हुआ कंटेंट है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर के ऊपर। ध्यान से हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं देखो हिंदी में बता दूं तो बाजार की सफलता, या सीधा सीधा बोल दो बाजार सफलता, बाजार की विफलता या बाजार विफलता, सीधा आप ऐसे ही बोल सकते हो, की लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाजार सफलता और बाजार विफलता क्या है। सबसे पहले हम बाजार विफलता समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार विफलता अगर आपको समझ में आ गया तो बाजार सफलता ठीक इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो बाजार विफलता ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं यही कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और बाजार जो सफलता है वो ठीक इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। यानी मैं उसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताता चला जाऊंगा। क्लियर है। तो आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा पेपर में लिखने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले बाजार विफलता की। बाजार विफलता है क्या, यानी मार्केट फेलियर है तो है क्या। तो देखो, उसने लिखा है बाजार विफलता एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है, एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां पे बाजार, इसने पहले तो आर्थिक परिस्थिति है, पहले तो ये पॉइंट इसने बोला हुआ है, आप अंडरलाइन कर लेना साथ साथ में। तो बाजार विफलता एक आर्थिक परिस्थिति है। बाजार विफलता बाजार में, किसमें, बाजार में संसाधनों के कुशल, कुशल मतलब एफिशिएंट की बात कर रहा है, तो संसाधनों के कुशल आवंटन के ना होने की वजह से होता है। पहले तो इतना समझ लो कि बाजार में जो है संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन मतलब बंटवारा, एलोकेशन की बात कर रहा है। किसके कर रहा है, एलोकेशन, ALL वाला, ठीक है ना। तो कुशल क्या है, आवंटन नहीं हुआ है, तरीके से बंटवारा उनका नहीं हुआ है, ठीक है, की वजह से पैदा हुए बाजार में असंतुलन की समस्या को कहते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन कवर कर लेते हैं कि बाजार विफलता क्या है, एक आर्थिक परिस्थिति है। क्या है, एक आर्थिक परिस्थिति है जो क्या बोल रहा है कि बाजार विफलता, बाजार विफलता क्या है, बाजार विफलता बाजार में संसाधनों के कुशल, एफिशिएंट यानी एलोकेशन ना होने की स्थिति से पैदा हुए बाजार के असंतुलन को कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बाजार असंतुलन की स्थिति में। क्लियर हो गया। बट अगर मैं यहीं पे अगर सक्सेस बोलता तो क्या बोलता, मैं बोलता ये एक बाजार जो सफलता वो भी एक आर्थिक परिस्थिति है, जो कि क्या होता है, जिसमें संसाधनों का कुशल आवंटन होता है और इसमें बाजार में असंतुलन की जगह क्या होगा, संतुलन पाया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ठीक इसका उल्टा होता है, तो आपको बाजार जो है सफलता लिखने में आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। और आप लिखोगे और मुझे बताओगे कि आपको लिखने में आसानी हुई है या नहीं, वो भी आप मुझे बताना। क्लियर है। तो बाजार विफलता क्या है, एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है जो क्या बता रहा है कि बाजार में जो संसाधनों का जो कुशल आवंटन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसके कारण बाजार असंतुलन की स्थिति में है। क्लियर हो गया। चलो, ऐसी स्थिति में बाजार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब बाजार असंतुलन की स्थिति में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाजार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। असंतुलन देखो, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसकी बात करूं, तो असंतुलन मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है ही नहीं, यानी जहां पे मांग और पूर्ति आपस में बराबर नहीं है, तो ये उसी सिचुएशन की बात करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और ऐसी स्थिति में बाजार
बाजार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता और जो गुड्स एंड सर्विसेज है यानी वस्तु और सेवाएं हैं उनकी जो बाजार में जो कीमतें तय हो रही होती है, ठीक है, वो उसके कॉस्ट को यानी लागत को ठीक ढंग से प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके कारण जो वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं वो उसके कॉस्ट को ठीक से क्या नहीं कर पाता, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया? कम या ज्यादा देखने को कॉस्ट मिल सकती है, एक तरीके से जो कॉस्ट निकाली जाती है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं, आपको पता ही है, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, बाद में याद करने की जरूरत क्या, अभी याद कर लो ना। तो बाजार विफलता एक आर्थिक परिस्थिति है जिसमें क्या बोल रहा है कि बाजार में संसाधनों कुशल आवंटन ना होने के कारण बाजार में असंतुलन हो जाता है और ये जो असंतुलन है इसके कारण बाजार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता और वस्तु और सेवाओं की जो बाजार में कीमतें तय होती है वो बाजार में उनके लागतों को ठीक से रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? तो दो पैरा मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार क्या है, परेटो अनुकूलतम। बेटा ये कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद बता रहा हूं यहां पे। तो परेटो अनुकूलतम अथवा ये बोल सकता हूं आर्थिक कुशलता या ये बोल सकते हो अधिकतम सामाजिक कल्याण। ये वर्ड क्यों यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि हम बात जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करते हैं ना, ये जो मार्केट जो सक्सेस है ना वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलती है। पहली बात याद रखना, मार्केट सक्सेस कहां देखने को मिलेगी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलेगी। और मार्केट की जो विफलता है यानी बाजार की विफलता है वो आपको उसके अलावा जो बाजार बचे हैं, जैसे मोनोपोली एकाधिकार बाजार होता है ना, तो एकाधिकार बाजार में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो प्राइस अपने आप ही डिसाइड कर लेता है, क्योंकि एक ही फर्म होती है पूरे उसमें, तो वो अपने आप ही प्राइस डिसाइड कर लेगा यानी कीमतें डिसाइड कर लेगा, अपने आप ही वो पूर्ति नियंत्रित करता है, पूर्ति यानी वस्तुओं की पूर्ति क्या होनी चाहिए खुद ही नियंत्रित कर लेता है, तो वहां पे असंतुलन देखने को मिलता है। या उसके अलावा आप बोल सकते हो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी असंतुलन यानी इस टाइप की विफलताएं देखने को मिल सकती है। तो एकाधिकार में विफलता देखने को मिलती है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विफलता देखने को मिलती है। बट सफलता की बात करूं तो आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेगा। तो उसने बोला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में परेटो अनुकूलतम या जिसको हम बोलते हैं आर्थिक कुशलता या अधिकतम सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या करता है, परेटो अनुकूलतम को दर्शाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार परेटो अनुकूलतम को दर्शाएगा, आर्थिक कुशलता को दर्शाएगा और अधिकतम सामाजिक कल्याण को दर्शाएगा। समझ में, कौन दर्शाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि सफलता हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर मिलेगी, बाकी बाजारों के अंदर सफलता नहीं विफलता देखने को मिलेगी। आगे लिखा हुआ परेटो अनुकूलतम के अनुसार, यानी इसने क्या बोला, अब परेटो अनुकूलतम का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि संसाधनों का कुशल आवंटन तब होता है, यानी अच्छे से एलोकेशन तब होता है, ALLO इस टाइप से, एलोकेशन मतलब बंटवारा, तो एलोकेशन तब होता है, आवंटन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। बात समझ आ गया ना, यानी जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होगी तभी संसाधनों का कुशल यानी एफिशिएंट आवंटन होगा, और जब एफिशिएंट आवंटन होगा तो फिर वो बाजार सफलता होती है, विफलता नहीं होती, याद रखना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ संसाधनों का आवंटन इस तरह से होता है, यानी परेटो कह रहा है कि इसके अनुसार इसके साथ साथ संसाधनों का आवंटन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि संसाधनों का आवंटन करके किसी व्यक्ति के कल्याण, क्या लिखा हुआ है, किसी एक कर दो, थोड़ा देख ले यहाँ पे, मैं किसी एक की बात कर लेता हूं पहले मैं, तो किसी एक व्यक्ति के कल्याण या संतुष्टि को कम किए बिना, यानी हम एक को कम नहीं कर रहे, ठीक है, और दूसरे कल्याण को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बट वो भी नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब वहां पे क्या परेटो अनुकूलतम है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझ नहीं आया ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है, तो समझते हैं बात को। मान के चलो दो व्यक्ति ए और बी, अगर मान लो मैं ए के संतुष्टि के स्तर को बढ़ाना चाहता हूं, सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाना चाहता हूं, उसके कल्याण के लेवल को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे बी के क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर मैं बी को कम करता हूं तो ए बढ़ सकता है, और ए को कम करूं तो बी बढ़ सकता है। इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम बोलेंगे कि वहां पे जो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन की अवस्था में है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब आपने अच्छे से संसाधनों का आवंटन किया हुआ है। बात समझ आ गया। बट अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पे ए और बी, यानी ए को मैं चेंज करे बिना बी को बढ़ा सकता हूं, या बी को चेंज किए बिना ए को बढ़ा सकता हूं, ए के संतुष्टि के स्तर को, तो इसका मतलब आपने एलोकेशन ढंग से किया ही नहीं हुआ है। आपका मतलब, इसका मतलब कुछ ना कुछ बेकार संसाधन पड़े हुए या कुछ ऐसी फालतू पड़े हुए जिसका आपने यूज करके ए को बढ़ा दिया, बी को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब दूसरे को कोई इफेक्ट तो हो नहीं रहे, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब आपने संसाधनों का ढंग से आवंटन नहीं किया हुआ था, तो वहां पर फिर परेटो अनुकूलतम वर्ड यूज नहीं हो पाता।
बात समझ आ गया ना। अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि परेटो अनुकूलतम के अनुसार संसाधनों का कुशल आवंटन तब होता है जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ संसाधनों का आवंटन इस तरह से देखने को मिलेगा कि उसमें संसाधनों का आवंटन करके एक व्यक्ति मान लो, सपोज मैं देख लेता हूं नीचे जगह आ रही है आपके पास, हाँ ठीक है। तो एक व्यक्ति मान के चलो ए है, एक व्यक्ति है मान लो बी। तो ए के इसने क्या बोला, मान लो ए के पास कोई भी एक चीज पड़ी है जो कि मान लो उसके पास 65% की कोई एक चीज पड़ी है, 65% किसी चीज का संसाधन का हिस्सा ए के पास पड़ा है और 35% जो है वो बी के पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ू मैं तो टोटल मेरे पास कितना होता है, 100% जो है संसाधन एलोकेट ऑलरेडी हो चुके हैं, 65 प्लस 35, 100%। ठीक है ना। अब अगर मैं ए को बढ़ाना चाहूं तो बी को कम करना पड़ेगा और बी को बढ़ाऊंगा तो ए को कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब संसाधन ऑलरेडी ढंग से एलोकेट हो चुके हैं। बट यहां पे पंगा ये आ रहा है कि अगर मान के चलो मैं यहां पे 65 की जगह, ठीक है, 55 कर दूं, 55 कर दूं तो 55 प्लस 35 आई थिंक ये 90 होगा। ठीक है, 90 होगा। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो कितना, 10% जो है वो बचा हुआ है। अब अगर मैं मान लो बी को बढ़ाना चाहूं, बी को मैं 35 से मान लो मैं 40 या 45 करना चाहूं, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं रिमेनिंग पार्ट का। तो ए को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। इसका मतलब आपने संसाधनों को ढंग से एलोकेट नहीं किया था। देखो सिर्फ 90% ही एलोकेट किया, आपने 100% किया क्या, नहीं किया ना। तो इसका मतलब संसाधन ढंग से एलोकेट नहीं हो रखे। बात समझ आ गया। तो ये पैरेटो की बात नहीं करेगा कि पैरेटो तो कह रहा है भाई संसाधन ढंग से वो क्या है, एलोकेट हो रखे हैं, ऑलरेडी आवंटन हो रखे हैं। अब अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा और दूसरे को बढ़ाओगे तो पहले को कम करना पड़ेगा, ये पैरेटो कह रहा है। बट अगर आपने ढंग से अगर एलोकेट किया ही नहीं है तो वहां पे पैरेटो की बात नहीं हो रही है। बात समझ आ गया ना। चलो, तो पैरेटो अनुकूलतम के अनुसार संसाधनों का कुशल आवंटन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता मौजूद होती है। इसके साथ साथ संसाधनों का आवंटन इस तरह से होता है कि उसमें संसाधनों का आवंटन करके किसी एक व्यक्ति के कल्याण की संतुष्टि को कम किए बिना दूसरे के कल्याण को बढ़ाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं भाई। आपको कम करना पड़ेगा तभी बढ़ेगा। अगर ऐसा है तभी आपको देखिएगा संतुलन देखने को मिलेगी। ऑलरेडी संतुलन में था, बट अगर आप कम किए बिना, यानी इसको कम नहीं करना चाहते और इसको बढ़ाना चाहते हो भाई, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो वही पैरेटो कह रहा है। क्लियर हो गया। चलो, सूक्ष्म यानी आपको मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करूं तो इसमें इसे एक स्थिर राज्य संतुलन के रूप में चित्रित किया जाता है। क्या स्थिर राज्य संतुलन के रूप में चित्रित किया जा सकता है जहां आपूर्ति या पूर्ति बोलो, यानी पूर्ति की गई मात्रा मांग की गई मात्रा के, पूर्ति की गई मात्रा मांग की गई मात्रा के बराबर नहीं होती है, तभी तो विफलता होती है। अगर पूर्ति और मांग बराबर हो जाए तो भाई साहब विफलता क्यों होगी, फिर तो सफलता होगी। ठीक है ना। तो आपको सफलता समझ में आ रही होगी, सफलता है क्या, यानी यहां जहां पे नहीं है वहां पे होगी, इस टाइप का। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। तो काफी अच्छा मतलब कंटेंट आपको लिखने को मिल जाएगा। तो विफलता को ढंग से समझते कि विफलता ज्यादा पूछा जाता है और सफलता उसके बाद अपने आप बन सकता है। तो आप यहां तक नोट डाउन कर सकते हो। पहले आप यहां तक नोट डाउन करिए फटाफट से पहले। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने वो मिटा दिया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका क्या आता है, वाई एक्सिस आता है, यहाँ एक्स एक्सिस आता है। ठीक है ना। यहाँ वाई हो गया, यहाँ एक्स हो गया। ये मैं भी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे आपका आ गया क्या, कीमत आता है, कीमत आ जाएगी, कीमत कर दो एक खाली ना, कीमत। ठीक है ना, यानी पी आ जाएगा यहाँ पे, प्राइस। यहाँ पे मात्रा आ जाएगी। ठीक है ना, यानी मैं यहाँ पे मात्रा कर देता हूँ खाली, ब्रैकेट में क्यू, मात्रा ब्रैकेट में क्यू। ठीक है। तो आपको पता है, देखो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र बनाया हुआ है। देखो इस तरह से आपका डिमांड कर्व जाता है, ये मांग वक्र इस तरह से बनता है। और जो सप्लाई कर्व बेटा वो इधर ऐसे बनता है ना, ऐसे करके। ये आपका सप्लाई कर्व होता है ना। पहले हम नॉर्मल छोटे लेवल में बात कर लेते हैं। तो ये डिमांड कर्व है, वो सप्लाई कर्व है। तो उसने बोला संतुलन कब होगा, ये मैं कब किसकी बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म अर्थ में। तो संतुलन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो संतुलन आपको देखने को मिलेगा जब ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मात्रा यानी q, ठीक है ना, कीमत यानी p, और ये आपका डिमांड कर्व dd, और ये आपका सप्लाई कर्व ss, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा, यानी इक्विलिब्रियम लेवल मतलब संतुलन की अवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, यानी संतुलन यहाँ पे मिलेगा।
बात समझ गया ना, इस तरह से बोल रहा है। तो जहां पे संतुलन होगा, ठीक है, यहाँ पे संतुलन, ये मार्केट सक्सेस बोला इसने, यहाँ पे क्या बोला, मार्केट सक्सेस, यानी ये मार्केट की सफलता है। बट जहां पे संतुलन नहीं है वो मार्केट क्या हो जाएगी, विफलता हो जाएगी। यानी इस पॉइंट को छोड़ के कहीं और पॉइंट अगर आता है तो वो विफलता का कारण बनता है। तो यहाँ पे ये बराबर देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये बराबर है यहाँ पे तो बराबर मिलेंगे नहीं, यहाँ पे आपका डिमांड यानी मांग बराबर सप्लाई है, यहाँ पे मांग बराबर सप्लाई है, तो ये संतुलन है बेटा, क्या है, संतुलन है। बट इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट पे अगर टच होता है तो फिर वो आपका क्या, संतुलन नहीं माना जाता। यहां तक बना लीजिए फटाफट से, फिर मैं इसको मिटा दूंगा इसको भी। तो अब आगे देखो, देखो हमारे पास क्या वर्ड है, देखो बाजार की विफलता के कारण या उसके प्रकार क्या है। तो एकाधिकार का होना या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का होना। तो एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता क्या है, मैं ये मानता हूं कि आपको इसके बारे में पता होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना, जहां तक है। और अगर नहीं पता तो आप बाजार वाले मार्केट में जो मैंने वीडियोस बनाई हुई ना मार्केट के ऊपर, तो आप उसमें भी आराम से देख सकते हो एकाधिकार की डेफिनेशन क्या है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की डेफिनेशन क्या है, वहां पे हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, क्लियर है, बहुत आसान से डेफिनेशन दोनों की। दूसरा है बाह्य, या जिसको बाहरी भी बोल सकते हो, मित व्ययताएं, या इसका एक वर्ड है अच्छा सा, देखो या तो ये बोल दो पूरा ये, ठीक है, बाहरी मित व्ययताएं, या फिर बाह्य करके बोल सकते हो, या फिर सकारात्मक बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सकारात्मक बाहरी कारक क्या होते हैं या सकारात्मक बाह्यताएं क्या होती है, ठीक है। तो एक ही हो गया। दूसरे के अंदर ये है एवं, एवं यहां लिखना चाहिए था बट मैंने यहां लिखा क्योंकि मुझे नीचे जगह चाहिए थी। बाह्य या बाहरी अमित व्ययताएं बोल दो, या फिर आप ये बोल सकते हो नकारात्मक बाहरी कारक या नकारात्मक बाह्यताएं बोल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा कारक आपका ये हो गया, ठीक है, एक सकारात्मक की बात कर रहा है, एक नकारात्मक की बात कर रहा है, एक मित की बात कर रहा है, एक अमित की बात कर रहा है, क्लियर ना, समझ में आ गया। तीसरा आपका है सार्वजनिक वस्तुएं, जिसको गैर बहिष्कृत बोल सकते हो और गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से एक्सक्लूडेबल जो गुड्स होते हैं वो, या नॉन राइवल, ठीक है, गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जिनमें क्या है कंपटीशन आपस में नहीं देखने को मिलेगा, उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो ये तीन है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीन पॉइंट पढ़ना है। अब एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार अगर पेपर में आता है तो आप देखो इसको, इसकी डेफिनेशन भी आप समझा सकते हो। तो डेफिनेशन आप बाजार जो मार्केट के जो चैप्टर मैंने करवाया हुआ मार्केट वाला चैप्टर उसमें से कवर कर सकते हो। तो अच्छा सा कंटेंट आपको लिखने को मतलब वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे कहते हैं ना कि हमें कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट यहाँ पे देखो दोनों एकाधिकार की और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो। और जहां पे मैंने पूर्ण की बात की थी स्टार्टिंग में, वहां पे पूर्ण की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्लियर है। इसके अंतर्गत असंतुलन तब पाया जाता है जब रूपांतरण की सीमांत दर, यानी आपका एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसके, सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर बोल दो आप, यहाँ पे की लगा देना, ठीक है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर नहीं होती है, यानी जब ये आपस में, यानी MRT किसका, X और Y दो वस्तुएं, इनका MRT MRS के बराबर नहीं है तो वहां पे असंतुलन देखने को मिलेगा। और जहां पे बराबर हो जाएगी वहां पे संतुलन होगा, और संतुलन होगा तो फिर वो सफलता हो जाएगी, क्लियर है। तो सफलता ठीक विफलता का उल्टा है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने समझ गया कि इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है कि जहां पे आपका MRT और MRS आपके बराबर नहीं होंगे वहां पे आपको सबसे पहले विफलता देखने को मिलेगी। तो यहां तक आप लिख सकते हो फटाफट से, X और Y जो है बेटा वो गुड X यानी वस्तु X और वस्तु Y है, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन करें आप। तो आगे देखो, अब बात पे समझ लेते हैं सीमांत, ये रूपांतरण की सीमांत दर, और दूसरा हमारा जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी MRS और MRT होता क्या है। लगभग दोनों सेम है, बट याद रखना हम पहले जो MRT की बात करते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बात होती है, उत्पादन से रिलेटेड बात हो रही है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये हम उपभोक्ता की संतुष्टि से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि जो उत्पादक है ना, उत्पादक यानी जो उत्पादन करता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पे मिलती है जहां पे उसको अधिकतम लाभ मिलता है। उसको उसका संतुष्टि कब होगी, जब उसको अधिकतम लाभ मिलेगा। और उपभोक्ता को उपभोक्ता संतुलन कब होता है, ये संतुलन तब होगा उत्पादक जब उसको अधिकतम लाभ होगा। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब आता है जब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, क्लियर हो गया। यानी उपभोक्ता को अधिकतम सेटिस्फाई करना, कैसे करना है, वो अपनी इनकम को ऐसे खर्च करे कि उसको मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि मिले, तो उपभोक्ता संतुलन में आ जाता है। और उत्पादक तब संतुलन में आता है जब उसको क्या होता है, अधिकतम लाभ मिलता है, क्लियर है। तो उसने बोला वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली हानि, यानी वाई के उत्पादन में क्या कर रहे हो आप, हानि कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपने एक्स वस्तु की एक अधिक, ठीक है, इकाई के उत्पादन को बढ़ाया है। यानी हुआ क्या, आपने एक्स वस्तु की ना एक अधिक इकाई को उत्पादित करने की, यानी उत्पादन करने की आपने सोची,
तो एक्स वस्तु को अगर आप बढ़ाने की सोचोगे तो वाई वस्तु को तो कम करना पड़ेगा ना, तो इसी को क्या बोला हुआ है, एमआरटी बोला हुआ है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, संसाधनों को ना वाई से एक्स की ओर विवर्तित कर देते हो। विवर्तित मतलब होता है शिफ्ट करना, यानी आपने संसाधनों को वाई से हटा करके एक्स पे लगा दिया, तो एक्स का उत्पादन बढ़ेगा और वाई का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यानी एमआरटी एक्स वाई जो होता है वो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स होता है। क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स होता है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो एमसी एक्स अपॉन में एमसी वाई। यहाँ पे एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत, लागत है, ठीक है ना। तो ये सीमांत लागत ऑफ गुड एक्स और सीमांत लागत ऑफ गुड वाई, यानी वस्तु एक्स की सीमांत लागत और वस्तु वाई की सीमांत लागत। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आप चाहे तो ऐसा पढ़ना तो ऐसे पढ़ लो, वस्तु एक्स की एक और इकाई को उत्पादन करने के लिए आपने जो लागत लगी है उसको क्या बोला हुआ है, एमसीएक्स। तो आप सीधा सीधा लिख दो वस्तु एक्स की सीमांत लागत, और ये हो गया हमारा वस्तु वाई की सीमांत लागत, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने वस्तु वाई का उत्पादन क्या है, कम किया है, एक्स को क्या किया था, बढ़ाया था, एक और अधिक है ना, और इकाई को उत्पादित किया था, तो जहां वो लागत जो लग रही है, और वाई का आपने क्या करा, उत्पादन को कम किया है, तो उससे क्या हुआ, उसके दर में वृद्धि हो गई, इसका रेट जो है बढ़ गया होगा। क्योंकि जब उत्पादन आप किसी वस्तु का कम करोगे तो भाई साहब मार्केट में वो कम हो जाएगी, और डिमांड ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा, उससे जो आपका रेट है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सप्लाई कम है। आप 4 बैग खरीदने वाले 50 लोग आएंगे, तो भाई साहब बैग अगर 300 होगा ना, उससे आप 1000 का बेचोगे तो भी बिक जाएगा। तो हम वाई का उत्पादन क्या कम कर रहे हैं, तो उसकी दर में वृद्धि हो जाएगी, और एक्स के हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए लागत क्या होगी वो देखना पड़ेगा। तो वस्तु एक्स की सीमांत लागत और वस्तु वाई की सीमांत लागत, ठीक है ना, इनका रेशियो जो होता है वो एमआरटी होता है। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो वस्तु एक्स की सीमांत लागत वस्तु वाई की सीमांत लागत का रेशियो एमआरटी होता है। जबकि एमआरएस जो है ना, ये वो दर होता है जिसमें वस्तु उपभोक्ता, यहाँ पे उपभोक्ता की बात हो रही है, उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए, यानी अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। यानी यहाँ पे उपभोक्ता के नजरिए से देख रहे हैं कि अगर उसे किसी एक वस्तु को अगर अधिक उत्पादित करना है, तो दूसरे वस्तु की उसको क्या करना पड़ेगा, उत्पादित बोल रहा हूँ, प्राप्त करना है, तो उसे दूसरे वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे उपभोक्ता की दृष्टि से पढ़ा है, यहाँ पे हमने क्या उत्पादन यानी उत्पादक की दृष्टि से पढ़ा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उत्पादक को ना अगर मान लो वस्तु एक्स को बढ़ाना है, तो वस्तु वाई को कम करना पड़ेगा, वो लिखा था वहां पे। यहाँ पे लिखा उपभोक्ता को अगर प्राप्त करा, उपभोक्ता को आएगा थोड़ी ना, वो तो प्राप्त करेगा। तो उपभोक्ता को अगर वस्तु एक्स को ज्यादा खरीदना है, ज्यादा प्राप्त करना है, तो उसे, हाँ थोड़ा स्टोरेज का पंगा आ गया था। तो एक्स वस्तु को अगर क्या करना है, उसकी अतिरिक्त इकाई को अगर उगाना है, उगाना बोलो, प्राप्त कर रहा है, तो उसे वाई वस्तु का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है? स्टोरेज के कारण मुझे वीडियो कट हो गई बीच में, ठीक है ना। तो इसमें हम उपभोक्ता की दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें हम उत्पादक की दृष्टि से देख रहे हैं। हमने बोला ये वो दर है जिसमें उपभोक्ता अगर एक्स को ज्यादा प्राप्त करना चाहता तो उसे वाई को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, यानी वाई का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने देख लिया, यानी हमारा जो एमआरएस है ना, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन, नहीं वाई वस्तु वाई में परिवर्तन अपॉन में वस्तु एक्स में परिवर्तन को एमआरएस एक्स वाई कहते हैं। यानी एमआरएस एक्स वाई बराबर एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई, जहां पे एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता, एम मतलब मार्जिनल, यू मतलब यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता किसकी, वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता और वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता। आप यहां पे लिख सकते हो एमयू एक्स और एमयू वाई है क्या, वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता और वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता का रेशियो एमआरएस एक्स वाई के बराबर होता है। यानी एमआरएस एक्स वाई का फॉर्मूला यही है। ठीक है ना। इसको हम पी एक्स अपॉन में पी वाई भी बोल सकते हो। ये प्राइस की फॉर्म में बेटा, ये प्राइस की फॉर्म में, तो वस्तु एक्स की कीमत अपॉन में वस्तु वाई की कीमत, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये संतुलन की अवस्था में कब आएगा, जहां पे आपका एमआरटी और एमआरएस आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब एमसी एक्स अपॉन में एमसी वाई, यानी वस्तु एक्स की सीमांत लागत और वस्तु वाई की सीमांत लागत बराबर हो जाए पी एक्स अपॉन में पी वाई के बोलो, या एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई के बराबर बोलो। तो जहां पे बराबर हो जाएगा वहां पर संतुलन हो जाएगा, और जहां पे संतुलन होगा वहां पे बाजार सफलता होगा। क्लियर है। बट हमें बाजार विफलता पढ़ना है, इसका मतलब यहाँ पे असंतुलन देखने को मिलेगा। और असंतुलन कैसे देखने को मिलेगा, यानी हमारा एम आर टी इक्वल टू नहीं होगा किसके, एम आर एस के, और एम सी एक्स है ना, वो एम सी वाई, इनका जो रेशियो है वो भी इक्वल नहीं होगा किसके, पी एक्स अपॉन में पी वाई के। क्लियर है। और ये कहां पे देखने को मिलेगा संतुलन, एकाधिकार में और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा कंट्रोल का दिक्कत आता है। क्लियर। जैसे एकाधिकार की बात करूं तो उसका प्राइस पे खुद का नियंत्रण है, तो प्राइस ज्यादा होगी, यूटिलिटी कम मिल जाएगी। ऐसे कुछ पंगे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने यहां तो उतारना है इसे फटाफट से, क्योंकि काफी आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये खत्म मैं कर रहा हूं उसे अभी फटाफट। तो यहाँ पे देखो फटाफट से, अगर हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखो आपने कर्व पढ़ा होगा बेटा, इसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, यानी पीपीसी कर्व है। ये कौन सा कर्व है, ये आपका हो गया पीपीसी कर्व, पीपीसी।
यानी उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है ना। और ये किसके थ्रू बन रहा है यहाँ पे, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो एमआरटी यूज होता है, यानी एमआरटी के कारण यहाँ पे ये ऐसा हो रहा होता है। और दूसरा मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये इस टाइप से जो कर्व बनते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये आपका होता है आपका तटस्थ वक्र। क्या होता है, तटस्थ वक्र। तो जिस जहां पे ना देखो ध्यान से अगर हम इसको बनाए, ये हो गया, इस तरह से तटस्थ वक्र बनेंगे, ये IC1 हो गया, IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 बना लेता हूं, इंडिफरेंस कर्व 3 बना लेता हूं। क्लियर है ना। अब बात क्या कर रहे हैं, कहां पे संतुलन की अवस्था होगी, यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम लेवल पे होंगे, यानी क्या होंगे, यहाँ पे आप संतुलन की अवस्था में होंगे, जहां पे आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और इंडिफरेंस कर्व क्या है आपस में कट कर रहे हैं। आप बोलोगे और कौन कौन सी स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पे, देखो ये भी ऐसा, तो यहाँ पे भी है देखो, बट ये संतुलन नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पे संतुलन नहीं आएगा। ठीक है, संतुलन देखो क्या है, हमने बोला जहां पे इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, कहां पे टच कर रहा है इसके, ये वाले के। तो आपको पेपर में अगर आप बनाना चाहो तो आप सिर्फ इतना भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके खाली इतना बना देना एक बस ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, पीपीसी कर्व को हमने क्या करा, आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ कर्व जो वक्र था उससे क्या करा हमने मिलाया, और वहां पे जहाँ पे ई बनाया ना, वहीं पे हमने क्या बोल दिया, संतुलन की अवस्था। क्या बोली हमने यहाँ पे, संतुलन की अवस्था, क्योंकि यहीं पे ना आपका एमआरटी इक्वल टू होता है एमआरएस के, इस वाले पोर्शन में बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे भी इक्वल है, बट याद रखना आपको पॉइंट ये वाला बताना है सिर्फ, ठीक है ना। पॉइंट वहां पे भी इक्वल दिख रहा है आपको, और जगह पे 2-3 जगह और भी इक्वल है, बट हमें इस तरह से इस कर्व को बनाना है और वहां पे प्रेजेंट करना होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है बच्चे, ये भी मैंने आपको वेस्टर क्लास की वीडियोस दी थी ना, उसमें लिखा हुआ है, आप वहां पे जाके चैप्टर में फटाफट से रेपिटेशन कवर कर सकते हो चाहे तो। डन। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका पॉइंट देखते हैं आगे बढ़ के, सकारात्मक बाह्यताएं और नकारात्मक बाह्यताएं क्या होती है। देखो जो मैंने और भी इनके नाम लिखवाए थे वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मैं इनका यूज कर रहा हूँ खाली। देखो सकारात्मक बाह्यताएं उन वस्तुओं सेवाओं को बताती है, उन वस्तुओं सेवाओं को संदर्भित करती है जिससे तीसरे पक्ष को क्या मिलता है, लाभ मिलता है, जबकि नकारात्मक में तीसरे पक्ष को क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब उनकी जो लागत है ना वो बढ़ जाती है तीसरे पक्ष की। अब बोलोगे ये है क्या चीज, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई उद्योग स्थापित करा, अब आपने उद्योग स्थापित करा मान लो एक एरिया में, और उस उद्योग को स्थापित करने से देखो क्या बेनिफिट हुआ है। देखो आपने मान लो वहां के अब उद्योग स्थापित करोगे या कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो वहां पे आप चाहते हो कि आसानी से आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, आसानी से सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, वहां पे रोड से लाइटिंग वाइटिंग का काम करवाओगे, तो उससे तीसरे बंदे को भी तो फायदा होगा ना, वहां रहने वाली जो पॉपुलेशन है उनको भी फायदा होगा, और तो और उसमें इससे क्या होगा, आप वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। तो यानी ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर आप मान लो ये पास में कोई कारखाना लगाते हो और उसमें क्या नाम है, कई लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो बेटा वो सकारात्मक बाध्यताएं होती है। एक्सटर्नलिटीज ऐसी वाली है जो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों का क्या है, जो कल्याण का स्तर है, यानी जो वेलफेयर की जो स्थिति है ना वो इंप्रूव हो रही है। तो उसका मतलब वहां पे हम सकारात्मक वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि करा कोई और कर रहा है, फैक्ट्री कोई और लगा रहा है, बट उससे बेनिफिट दूसरों को मिल रहा है, नहीं तीसरे पक्ष को लाभ मिल रहा है, तो वो सकारात्मक हो गया। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है ना। जबकि नकारात्मक वो होता है जिससे हानि होती है, जैसे मान लो आपने वहां का जो वेस्ट मटेरियल था फैक्ट्री का वो नदियों में बहाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, बहुत दिक्कत हो सकती है। यानी जो आपको वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, आपके यहाँ फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, अगल बगल के लोग परेशान है, तो इससे आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। साउंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर आपका वहां पे क्या है, आवाजें बहुत तेज तेज आती है, तो उससे भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दिक्कतें हो रही है तीसरे बंदे को आपके कारण, तो वो नेगेटिव के अंदर आता है, बट अगर वो पॉजिटिव बेनिफिट दे रहा है तो वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक के अंदर आता है। क्लियर है, तो बेनिफिट देगा तो सकारात्मक है, और अगर हानि पहुंचाएगा तो नकारात्मक। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा सार्वजनिक वस्तुएं बेटा वो होती है जिनको हम पब्लिक गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स बोलते हैं, और मैंने इसके और भी नाम आपके सामने लिखे थे, ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तुएं से अभिप्राय उन वस्तुओं से हैं जो कि गैर बहिष्कृत होते हैं, यानी नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं ये, ठीक है। नॉन राइवल इन नेचर होते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये स्वतंत्र बाजार में नहीं मिलेगा देखने को, कि स्वतंत्र बाजार वो बाजार होता है जो कि किस पे, मांग यानी डिमांड और सप्लाई के प्रेशर पे चलता है,
मांग और पूर्ति के प्रेशर पे चलने वाले बाजार को स्वतंत्र बाजार कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादातर सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो कि आपको क्या है, कम कीमत पर मिल जाती है। क्या, कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है ना। यानी जो उनकी लागत होती है ना, उससे कम कीमत पर ये उपलब्ध होती है, या ये बोलूं कि फ्री में भी हो जाती है कई बार। तो उसे कहते हैं सार्वजनिक गुड्स, जो कि आपको कम कीमत पर, यानी जो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए ना, उससे भी आपको कम में मिल जाता है या फिर फ्री में मिल जाता है, तो वो सबको मिल रहा है, तो वो सार्वजनिक गुड्स होता है। ठीक है, तो इस केस में भी असंतुलन पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, फ्री के चक्कर में वो संतुलन स्थापित नहीं बन पाता। क्लियर हो गया। तो ये आपको स्वतंत्र बाजार में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, कि स्वतंत्र बाजार में तो वैसे एक तरह से प्राइवेट वाले लोग खेलते हैं, वो हमेशा लाभ को देख करके खेलेंगे, तो बेटा वहां पे फ्री या कम कीमत तो बेचेंगे ही नहीं वो, तो स्वतंत्र बाजार में कभी देखने को ये नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। इसलिए इसको गैर बहिष्कृत बोलते हैं, या फिर नॉन राइवल, यानी आपका जिसमें प्रतिद्वंद ना हो, यानी प्रतिद्वंद यानी कॉम्पिटिशन ना हो, वो देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा, अब जहां पे सार्वजनिक वस्तुएं नहीं होगी, वहां पे क्या होगा, आपका क्या देखने को मिलेगा, सफलता। जहां पे ये उटपटांग चीजें में दिक्कतें ना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगी आपको, सफलता। ठीक है, जहां पे पूर्ण प्रतियोगिता होगी, वहां पे क्या देखने को मिलेगी आपको, सफलता। तो सफलता इसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। क्लियर है। देखो मैंने आपकी हेल्प कर दी है यहाँ तक, जहां तक मुझे समझाना था आपको। ठीक है, सकारात्मक जो आपको जो सफलता है, ठीक है, इसका उल्टा आप कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, वहां पे आप कुशल ढंग से संसाधनों का आवंटन करोगे, एंड ऑल जो भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो होप्स सो आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो आप। ठीक है ना। और इसका जो अगर आप सफलता वाला पोर्शन अगर आप लिख लेते हो, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके भेज सकते हो। ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने देखो आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, आप चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे मेरा मेल आईडी और या फिर इंस्टा का जो इंस्टा आईडी है वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मुझे इसके बारे में पूछो, मतलब बता दो, या कोई भी टॉपिक आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। क्लियर है। चलो, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।